वेलकम बैक टू बी फार्मेसी इंडिया। तो अगर आप किसी भी फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो जी पैट हो, फार्मासिस्ट हो, नाइपर हो या फिर ड्रग इंस्पेक्टर हो, आज इस वीडियो में हम उस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो कि इन सभी एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नाम भी आप लोगों ने सुना होगा, कार्बोहाइड्रेट। बेसिकली आज इस वीडियो में, आज इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कार्बोहाइड्रेट के जो क्लासिफिकेशंस होते हैं, यानी मोनो, डाई एंड पॉलीसेकेराइड के ऐसे एमसीक्यूज क्वेश्चंस जो कि आपके हर फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए फिर क्लास को शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चंस के साथ। लेकिन उससे पहले अगर आप अभी तक फार्मेसी इंडिया का जो मोबाइल ऐप है उसको आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो कर लीजिएगा। किसी भी तरीके की अगर आपको कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी होती है अपनी प्रैक्टिस के लिए या फिर कोई कोर्स ज्वाइन करना है तो आप यहां से कर सकते हैं। एंड इसी के साथ ही साथ आप फार्मेसी इंडिया की जो ऑफिशियल वेबसाइट है pharmacyindia.co.in, इस पर भी विजिट कर सकते हैं रेगुलरली लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। जो भी जॉब्स अपडेट्स आती है उनके लिए, प्रीवियस ईयर के पेपर्स के लिए, करंट अफेयर्स है, कॉलेज डिटेल्स है, सब्जेक्टिव ब्लॉग्स, इन सभी चीजों के लिए आप विजिट कर सकते हैं pharmacyindia.co.in। एंड फार्मेसी इंडिया के जो दूसरे सोशल प्लेटफॉर्म्स है उनका सभी का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया गया है, इधर इट इज व्हाट्सएप और टेलीग्राम और इंस्टाग्राम। तो मेक श्योर कि आप वहां से जुड़ जाइए क्योंकि पीडीएफ आपको इन सारी क्लासेस का वहीं पर दिया जाता है। अब बात आ जाती है उन सभी की जो लोग किसी भी फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आप फार्मेसी इंडिया का जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है वहां पर विजिट कर सकते हैं। सेमेस्टर और यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के लिए फार्मेसी इंडिया लाइव पर विजिट कर सकते हैं। एंड इसी के साथ ही साथ फार्मा रिलेटेड जॉब्स के लिए, किसी भी प्रकार की फार्मा रिलेटेड जॉब्स के लिए आप फार्मेसी इंडिया जॉब्स को भी चेक आउट कर सकते हैं। तो अब शुरुआत करते हैं हमारे सबसे पहले सवाल के साथ। सवाल है विच मोनोसेकेराइड कंटेन्स अ कीटोन फंक्शनल ग्रुप। कौन सा एक ऐसा मोनोसेकेराइड है जिसके अंदर कीटोन फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है। अब आप सभी को पता है कि जो मोनोसेकेराइड्स है उसको हम दो तरीके से क्लासिफाई करते हैं। पहला होता है कीटोस और दूसरा होता है अल्डोस। कीटोस के बारे में अगर बात की जाए तो इनके अंदर कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होंगे, ठीक है। एल्डोस के बारे में बात की जाए तो इसके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है। सवाल में पूछा गया है कि कौन से ऐसे मोनोसेकेराइड यहाँ पर दिया गया है जिसके अंदर कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होता है, यानी वो कीटोस की कैटेगरी में आएगा। अब आप लोगों ने नाम सुना होगा फ्रक्टोज का, जो कि एक बहुत ही स्वीट शुगर होता है और देखा जाए फ्रूट शुगर भी इसी को ही बोला जाता है, हनी में भी यही पाया जाता है। ये एक ऐसी शुगर है जिसके अंदर कीटोन ग्रुप पाया जाता है एज अ फंक्शनल ग्रुप। क्लियर? तो सही आंसर आपका हो जाएगा फ्रक्टोज। Next question, which enzyme catalyzes the conversion of glucose to glucose 6-phosphate? अब ये सवाल आपसे पूछा गया है ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म से। सवाल किया जा रहा है कि जब आप ग्लूकोज से G6P यानी ग्लूकोज 6-फॉस्फेट बनाते हैं तो आप कौन से एंजाइम का इस्तेमाल करेंगे। ये कौन से रिएक्शन का आपको स्टेप दिखाई दे रहा है? इट इज द स्टेप ऑफ ग्लाइकोलिसिस, एंडन-वेयरहॉफ पार्सन पाथवे, EMP पाथवे जिसको हम कहते हैं, उसी का ये सबसे पहला स्टेप है जिसके अंदर आप ग्लूकोज से ग्लूकोज 6-फॉस्फेट बनाते हैं। यहाँ पर दो एंजाइम्स का आप लोग यूज कर सकते हैं जिसमें सबसे पहला नाम आता है हेक्सोकाइनेज का और इसी का ही दूसरा जुड़वा भाई है ग्लूकोकाइनेज। तो बोथ A एंड C विल बी करेक्ट ऑप्शन। समझे ये किसका स्टेप है? आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, which of the following is the sweetest natural monosaccharide? सबसे स्वीटेस्ट यानी सबसे मीठी नेचुरल मोनोसेकेराइड, सबसे मीठी शुगर कौन सी प्रेजेंट होती है नेचुरली? ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज या फिर मैनोज। जैसे कि मैंने आपसे बोला हनी में, इसी के साथ साथ फ्रूट्स के अंदर। अब सारे फ्रूट्स के, सारे फलों के बारे में अगर आप बात कर ले तो सब में कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत मिठास होती ही है, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा आपका फ्रक्टोज। याद कैसे करना है? F से बनता है फ्रूट, F से बनता है फ्रक्टोज, तो बहुत ही सिंपल है याद करना। करेक्ट ऑप्शन विल बी फ्रक्टोज जो कि एक हेक्सोज शुगर है, ठीक है। कीटो हेक्सोज शुगर है, कीटो हेक्सोज शुगर, ये भी याद रखिएगा। क्लियर है? फॉर्मूला होता है C6H12O6।
है ना, और बहुत सारी चीजों के अंदर पाए जाते हैं। लिख सकते हैं फाउंड इन फ्रूट्स, हनी एक्सेट्रा, हनी एक्सेट्रा। क्लियर? चल, What is the difference between ribose and deoxyribose? अब राइबोज एंड डीऑक्सीराइबोज में क्या डिफरेंस होता है ये आपको बताना है। देखो, मोनोसेकेराइड के ये दो कंपोनेंट्स है, राइबोज एंड डीऑक्सीराइबोज, जो दोनों ही पेंटोज शुगर होते हैं। पेंटोज से मेरा मतलब है कि यहाँ पर जो फॉर्मूला हो जाएगा दैट विल बी C5H10O5, क्योंकि रीजन है ये दोनों के दोनों ही पेंटोज शुगर है। अब नाम तो आपने सुना होगा राइबोज एंड डीऑक्सीराइबोज का। राइबोज शुगर पाया जाता है आरएनए के अंदर, डीऑक्सीराइबोज शुगर पाया जाता है डीएनए के अंदर। ठीक है, लेकिन इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है ये आपको बताना है। राइबोज लैक्स अ हाइड्रोक्सिल ग्रुप एट C2, C2 यानी कार्बन नंबर सेकेंड। Deoxyribose lacks a hydroxyl group at C2. Ribose lacks a hydroxyl group at C3. नहीं, ऐसा नहीं होता है। Deoxyribose lacks a hydroxyl group at C3. नहीं, कार्बन नंबर 3 का इधर कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वहां पर दोनों चीजें होती हैं। अब सवाल है, मतलब सवाल तो पढ़ लिया हमने, ऑप्शन देख लीजिए। राइबोज लैक्स अ हाइड्रोक्सिल ग्रुप एट C2, ऐसा नहीं होता है। कार्बन नंबर 2 पे आपके राइबोज शुगर के हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। बचा एक ऑप्शन, डीऑक्सीराइबोज लैक्स अ हाइड्रोक्सिल ग्रुप एट कार्बन नंबर 2, करेक्ट ऑप्शन भी बिल्कुल यही होगा। ठीक है, तो चल नेक्स्ट, when sugar is commonly used in intravenous fluid as an energy source। सवाल यह है कौन सी एक ऐसी शुगर है जो कि इंट्रावेनस फ्लूइड में, आईवी फ्लूइड के अंदर एनर्जी सोर्स की तरह इस्तेमाल की जाती है। बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी और बहुत ही फार्मा रिलेटेड सवाल है ये। सुक्रोज, ग्लूकोज, गैलेक्टोज या फिर मैनोज, करेक्ट ऑप्शन मेरे हिसाब से अभी तक आप लोगों ने आंसर दे ही दिया होगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ग्लूकोज। ठीक है, आईवी फ्लूइड के अंदर मेजर फ्यूल की तरह, एनर्जी सोर्स की तरह जो शुगर यूज की जाती है दैट इज ग्लूकोज। सुना होगा आपने कि ग्लूकोज चढ़ रहा है ना, यही बोला जाता है साधारण भाषा में। चलिए, ये एक हेक्सोज शुगर है ना, ये एक एल्डो हेक्सोज शुगर है, एल्डो हेक्सोज शुगर। मतलब मेजर जो एनर्जी आपको प्रोवाइड कर रहा है ना बॉडी में, दैट इज ग्लूकोज। है ना, आप कुछ भी खा लीजिए, दुनिया भर का आप कार्बोहाइड्रेट खा लीजिए, आपको जिससे एनर्जी मिलेगी दैट विल बी ग्लूकोज। सारी चीजें टूटकर हमेशा किसमें कन्वर्ट हो जानी चाहिए अगर आपको एनर्जी चाहिए? ग्लूकोज के अंदर। ठीक है, चल अगला सवाल, which test can specifically identify reducing disaccharide? इनमें से कौन सा एक ऐसा टेस्ट है, क्वालिटेटिव टेस्ट है, जिसकी हेल्प से आप स्पेसिफिकली रिड्यूसिंग डाइसैकेराइड को स्पेसिफाई कर सकते हो? What do you mean by reducing disaccharide? Disaccharide यानी जो दो मोनोसेकेराइड यूनिट से मिलकर बना है। What is the meaning of reducing? Reducing ये जो शब्द है ये आया गया है reducing प्रॉपर्टी से। मान लीजिए कि मेरे पास मेरी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी है, यानी मैं किसी दूसरी चीज को रिड्यूस कर सकती हूँ खुद को ऑक्सीडाइज करके, तो मैं एक बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट माना जाऊंगी और ये मेरी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी है। तो बस इसीलिए हम लोगों ने कुछ ट्राइसेक्राइड को, मोनोसेक्राइड को और पॉलीसेक्राइड को इसी बेसिस पर क्लासिफाई कर दिया है। देखो, अगर बात की जाए रिड्यूसिंग शुगर की, तो ये वो होते हैं जिसके अंदर फ्री अल्डिहाइड या फ्री कीटोन ग्रुप पाया जाएगा, जो इजीली दूसरों को रिड्यूस करने की प्रॉपर्टी रखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे डाइसेक्राइड की बात हो रही है, तो एग्जाम्पल के तौर पे आप लिख सकते हैं जैसे लैक्टोज है, माल्टोज है ना, आपके जितने भी मोनोसेक्राइड्स हैं, जितने भी मोनोसेक्राइड हैं, फर्क नहीं पड़ता है कि वो कौन सा मोनोसेक्राइड है, हर एक मोनोसेक्राइड रिड्यूसिंग ही होता है। ठीक है जी, तो बायूरेट, बेनेडिक्ट, आयोडीन या सेलिवेनहॉफ, इनमें से कौन सा एक ऐसा टेस्ट है जो इनको आइडेंटिफाई करने के लिए यूज किया जाएगा? करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा बेनेडिक्ट टेस्ट। ठीक है, स्पेसिफिकली बेनेडिक्ट टेस्ट एक ऐसा क्वालिटेटिव टेस्ट है कार्बोहाइड्रेट का, जिसको हम स्पेसिफिकली रिड्यूसिंग डाइसैकेराइड को आइडेंटिफाई करने के लिए करते हैं। एग्जांपल मैंने आपको लिखवा दिया है। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डाइसेक्राइड इज फॉर्म ड्यूरिंग सेल्यूलोज हाइड्रोलाइसिस। कौन सा एक ऐसा आपका प्रोडक्ट है जो कि सेल्यूलोज के हाइड्रोलिसिस के बाद बनकर तैयार होता है? लैक्टोज, माल्टोज, सेल्यूलोज या फिर सुक्रोज। देखो, सेल्यूलोज एंड सेल्यूलोज कहीं ना कहीं आप लोग रिलेट करके चल रहे हैं, तो अगर आप सेल्यूलोज का हाइड्रोलिसिस कर देते हैं तो उसके बाद जो आपको एंड प्रोडक्ट मिलता है दैट इज सेल्यूलोज। ठीक है, चल। अच्छा, आगे चलने से पहले मैं आपको कुछ बुक्स रेकमेंड करना चाहूंगी आपकी तैयारी के लिए। अब मान लीजिए कि अगर आप जी पैट की तैयारी कर रहे हैं, जी पैट 2025 या 2026 के लिए, तो दो चीजें मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगी, रेकमेंड करना चाहूंगी, जिसमें सबसे पहला नाम है जी पैट बूस्टर्स का। ठीक है, जो कि जी पैट एस्पिरेंट 2025 यानी 2025 के लिए स्पेशली बनाए गए हैं। एंड इसी के साथ ही साथ एक ब्रह्मास्त्र बुक जिसका नाम है जी पैट पंच। ये एक ऐसी बुक है जिसके अंदर क्वेश्चंस दिए गए हैं विद देयर डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। मतलब इंडिया की पहली ऐसी बुक है जिसके अंदर फार्मा के लिए, जिसके अंदर क्वेश्चंस विद देयर एक्सप्लेनेशन विद देयर रेफरेंसेस। रेफरेंसेस से मेरा मतलब है यानी वो आंसर क्यों सही है, क्यों सही है, मतलब उसका रीजन क्या है, ये सारी चीजें कहां से ली गई है, वो सब कुछ इसके अंदर दिया गया है। और ये पूरी तरीके से कलर्ड बुक होने वाली है। ठीक है, अब इसी के साथ ही साथ अगर आप ड्रग इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी एक प्रीवियस ईयर बेस्ड बुक है, ड्रग इंस्पेक्टर प्रीवियस ईयर ऑब्जेक्टिव बुक, जिसके अंदर पिछले 30 सालों के एमसीक्यूज क्वेश्चंस आपको दिए जा रहे हैं और 2023 तक के एग्जाम तक ये अपडेटेड है। क्लियर? 5 प्रैक्टिस मॉडल पेपर दिए जा रहे हैं। तो अगर आप किसी भी ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं। एंड इसी के साथ ही साथ अगर आप किसी भी फार्मासिस्ट एग्जाम की तैयारी कर रही हैं, चाहे वो आरआरबी हो, एम्स हो, सिपोए हो, ईएसआईसी या किसी भी दूसरे फार्मासिस्ट की तैयारी कर रही हैं, तो उसके लिए भी दो मेरे पास ये सजेशन है, जिसमें सबसे पहला है मॉड्यूल सेट, जिसके अंदर आपको 7 मॉड्यूल्स दिए जा रहे हैं फार्मासिस्ट के लिए। ठीक है, जो कि सब्जेक्ट वाइज होने वाले हैं, ये भी चीज याद रखिएगा। और इसमें एक बुक है जिसके अंदर आपको प्रैक्टिस मॉडल पेपर्स दिए जा रहे हैं। ठीक है, प्लस मिशन फार्मासिस्ट बुक, जो कि अगेन एक प्रीवियस ईयर बेस्ड बुक है। पिछले 30 सालों के एमसीक्यूज क्वेश्चंस आपको इसके अंदर मिलेंगे। ठीक है, 2023 तक का जो एग्जाम आपका हो चुका है वहां तक के सारे पेपर्स इसके अंदर दिए गए हैं। 5 प्रैक्टिस मॉडल पेपर्स है आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस के लिए, तो इसको भी आप लोग ऑर्डर कर सकते हैं। ये तीनों के तीनों जो सेट्स है ये आपको Amazon या फिर फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल कराए गए हैं विद कैश ऑन डिलीवरी। एंड इसी के साथ ही साथ आप फार्मेसी इंडिया मोबाइल ऐप से भी अगर आप चाहें तो इनको ऑर्डर कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। Which of the following enzyme hydrolyzes maltose into glucose? इनमें से कौन सा एक ऐसा एंजाइम है जो कि माल्टोज को ग्लूकोज में तोड़ने का काम करता है? माल्टोज क्या है? एक डाइसेक्राइड जो दो ग्लूकोज यूनिट से मिलकर बना है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। ठीक है, अब आप खुद ही सोचिए कि आप किसका यूज करेंगे। एंजाइम का नाम पढ़ लो, माल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज या फिर अमाइलेज। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा माल्टेज, क्योंकि अगर सुक्रेज के बारे में बात की जाए तो ये सुक्रोज के लिए यूज किया जाएगा, लैक्टेज लैक्टोज के लिए यूज किया जाता है, अमाइलेज स्टार्च के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे माल्टेज। Which monosaccharides units are linked in tree halose? अब कौन सी मोनोसेक्राइड यूनिट्स है जो कि ट्री हेलोज बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है? अगेन ये एक डाइसेक्राइड होता है, डाइसेक्राइड है जिसके अंदर दो ग्लूकोज की यूनिट्स आपस में मिलती हैं और इसको बना देती हैं ट्री हेलोज को। क्लियर? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे 2 ग्लूकोज यूनिट्स। अगला सवाल, why is sucrose classified as a non-reducing sugar? अब देखो, reducing तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, नॉन रिड्यूसिंग बिल्कुल उससे ऑपोजिट है। अगर किसी भी शुगर के पास किसी दूसरे को रिड्यूस करने की प्रॉपर्टी नहीं है तो दैट विल बी नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ठीक है, एग्जाम्पल हमारे पास है सुक्रोज जो कि एक डाइसेक्राइड है। एंड इसी के साथ ही साथ जितने भी आपके पास पॉलीसेक्राइड, जितने भी पॉलीसेक्राइड्स प्रेजेंट है वो सब नॉन रिड्यूसिंग ही होते हैं। ईदर इट इज इनुलिन, स्टार्च, सेल्यूलोज
ग्लाइकोजन, हाइलुरोनिक एसिड एक्सेट्रा, ये सारे के सारे नॉन रिड्यूसिंग ही होंगे। रीजन क्या है? बोथ एनोमेरिक कार्बन्स आर इन्वॉल्व इन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। बिल्कुल सही बात है, दोनों के दोनों एनोमेरिक कार्बन जो होंगे वो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व रहेंगे। ठीक है, तो उनके पास इतना समय है ही नहीं या इतनी उनके पास एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी है ही नहीं कि वो बॉन्ड भी बनाए और रिड्यूस भी करे। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन ए ही हो जाएगा। देखो मान लीजिए ये मेरे पास एक तो हो गया आपके पास ग्लूकोज, सुक्रोज दो चीजों से मिलकर बनता है, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। ठीक है, और कुछ इस तरीके का दिखता है आपके पास फ्रक्टोज। तो ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन, ये दोनों ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बनाने के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, दोनों ही एनोमेरिक कार्बन है। ठीक है, इतना आप सभी को पता ही होगा। तो भैया या तो इनसे बॉन्ड ही बनवा लो या फिर आप इनसे रिड्यूस करवा लो, ये बॉन्ड बनाते हैं। चलिए अगला, इन विच कंफर्मेशन डज लैक्टोज प्रीडोमिनेंटली एग्जिस्ट इन सॉल्यूशन। इनसे सवाल पूछा गया है कि इनमें से कौन सा एक ऐसा कंफर्मेशन है जिसके अंदर लैक्टोज सॉल्यूशन में प्रीडोमिनेंटली एग्जिस्ट करता है। पायरेनोज, फ्यूरेनोज, ओपन चेन फॉर्म या फिर लीनियर फॉर्म। लैक्टोज जो कि एक डाइसेक्राइड होता है और दो चीजों से मिलकर बनता है, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। ठीक है, किसी भी सोल्यूशन के अंदर ये एज अ पायरेनोज एग्जिस्ट करेगा, ये चीज याद रखिएगा। Which of the following is formed as an intermediate during the enzymatic breakdown of cellulose? मान लीजिए कि मैं सेल्यूलोज को ब्रेक डाउन करवा रही हूँ, ठीक है, उसको तोड़ रही हूँ एंजाइमेटिकली, एंजाइम्स की हेल्प से। तो सवाल पूछा गया है कि इनमें से कौन सा एक ऐसा कंपोनेंट है जो कि इंटरमीडिएट की तरह यहाँ पर बनेगा। माल्टोज, सेल्यूलोज, ट्रीहेलोज या फिर रेफिनोज। शायद मैं आपको इसका आंसर दे ही चुकी हूँ, आंसर जाएगा इसका सेलोबायोस। यही सवाल पूछा गया अभी थोड़ी देर पहले, लेकिन थोड़ी अलग डिफरेंट लैंग्वेज में, है ना। तो करेक्ट ऑप्शन तो यही रहेगा, सेलोबायोस। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। What happens to sucrose when treated with dilute acid? मान लीजिए कि मैं सुक्रोज को किसी भी डाइल्यूट एसिड के साथ, मान लीजिए HCl के साथ मैं इसको ट्रीट कर रही, ठीक है, तो इस पर क्या असर होगा। इट रिमेन्स अनचेंज्ड, इस पर कोई असर नहीं होगा। इट अंडरगोज म्यूटा रोटेशन, क्या ये म्यूटा रोटेशन करेगा। इट इज हाइड्रोलाइज्ड इनटू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज या फिर इट फॉर्म्स माल्टोज। ये तो बिल्कुल चांद पे जाने वाली बात हो गई, ये तो है ही नहीं। ठीक है, इट रिमेन्स अनचेंज्ड, ऐसा भी नहीं होगा कि आप उसको किसी डाइल्यूट एसिड के साथ ट्रीट कर रहे हैं और वो बिल्कुल अनचेंज्ड ही रह जाएगा, ऐसा भी नहीं होगा। करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा, इट इज हाइड्रोलाइज्ड इनटू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। ठीक है, क्योंकि इन्हीं दो चीजों से ही मिलकर बनता है, हाइड्रोलिसिस ही तो कर रही है। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, इट इज हाइड्रोलाइज्ड इनटू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which test is used to distinguish sucrose from reducing disaccharide? अच्छा, अब सवाल है कि इनमें से कौन सा एक ऐसा टेस्ट है जिसकी हेल्प से आप सुक्रोज को, जो कि एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, उसको रिड्यूसिंग डाइसैकेराइड से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। यानी अगर आपको एक सोल्यूशन दे दिया जाए, मतलब मिक्सचर दे दिया जाए रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग का, तो आपसे अगर कहा जाए कि इसमें से सुक्रोज को डिफरेंशिएट करके दिखाई, आप किस टेस्ट का इस्तेमाल करेंगे। बारफोर्ड, मॉलिश, आयोडीन या फिर सेलिमेनहोफ। देखो आयोडीन टेस्ट पॉलीसेक्राइड्स के लिए होता है, तो ये इसका आंसर नहीं होगा। ठीक है, मॉलिश टेस्ट सारे कार्बोहाइड्रेट के लिए होगा, ये स्पेसिफिकली इसके लिए नहीं किया जाता है, तो ये और ये तो वैसे ही कट जाएंगे। अब आपके पास दो ऑप्शंस बचे, बारफोर्ड एंड सेलिमेनहोफ। शायद मैं इसका आंसर भी आपको दे चुकी। करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा बारफोर्ड टेस्ट। ठीक है, जिसका इस्तेमाल आप स्पेसिफिकली रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग के लिए यूज करते हैं, समझो। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, दैट इज बारफोर्ड टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कार्बन एटम्स फॉर्म द ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड इन माल्टोज। माल्टोज के अंदर, जो कि डाइसैकेराइड है, कौन से दो ऐसी चीजें हैं जो कि ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनाती है। C1 of one glucose and C4 of another, C1 of one glucose and C2 of another, C6 and C4। तो ये तो काट ही, ये तो होता ही नहीं, ये भी नहीं होता है, C1 C2 भी नहीं होता। देखा जाए तो
कार्बन नंबर 1 एक ग्लूकोज का, कार्बन नंबर 4 दूसरे ग्लूकोज का। ये दोनों आपस में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनाते हैं और माल्टोज तैयार करते हैं। कैसे देखो, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है ग्लूकोज का। ये 1 2 3 4 5 और 6 यहाँ पर कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, तो इसकी भी नंबरिंग ऐसे कर दीजिए। छठा ये जो पहला कार्बन है पहले ग्लूकोज का और ये फोर्थ कार्बन दूसरे ग्लूकोज का, इन दोनों के बीच में बनता है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ठीक है, ये है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। तो करेक्ट ऑप्शन आपका ऑब्वियसली हो जाएगा C1 ऑफ वन ग्लूकोज एंड C4 ऑफ अनदर ग्लूकोज। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following polysaccharide is composed of beta D glucose units? इनमें से कौन सा एक ऐसा पॉलीसेक्राइड है जो कि बीटा डी ग्लूकोज यूनिट से मिलकर बना हुआ है? स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज या फिर अमाइलोपेक्टिन। देखो आपको एक अंदर की बात बताऊं, इन सभी के अंदर जो मोनोसेक्राइड यूनिट होती है दैट विल बी ग्लूकोज, लेकिन यहां स्पेसिफिकली पूछा गया है बीटा डी ग्लूकोज। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका सेल्यूलोज, जो कि एक स्ट्रक्चरल पॉलीसेक्राइड होता है। स्ट्रक्चरल पॉलीसेक्राइड, ठीक है। क्या इसके अंदर मोनोसेक्राइड यूनिट होगी? बीटा डी ग्लूकोज यूनिट। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपके पास सी, यानी कि सेल्यूलोज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रिपीटिंग डाइसैकेराइड यूनिट्स इन काइटिन? काइटिन होता क्या है? अगेन एक स्ट्रक्चरल पॉलीसेक्राइड ही है ये। देखो जो आपकी फंगस होती है, फंगाई होती है, फंजाई जो भी आप व्हाटएवर जो आप कहना चाहते हैं कह लीजिए, काइटिन उनका मेन कंपोनेंट होता है फंगस की या फंगाई की जो सेल वॉल होती है उनका। ठीक है, काइटिन मतलब जैसे हमारी बॉडी में प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मेन कंपोनेंट फॉस्फोलिपिड है, सेम एज फंगस की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल होता है उसका, सेल वॉल का नॉर्मली जो बेसिक कंपोनेंट मेन कंपोनेंट होगा दैट विल बी काइटिन। पॉलीसेक्राइड है, पॉलीसेक्राइड होता है। ठीक है, कौन सा पॉलीसेक्राइड है? होमो पॉलीसेक्राइड। ठीक है जी, होमो पॉलीसेक्राइड। अब होमो अगर वर्ड आ चुका है दैट मीन्स कि इसके अंदर एक ही प्रकार की यूनिट्स पाई जाएंगी। तो ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज एंड एसिटिल ग्लूकोजामाइड, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, तो ये दोनों तो काट दीजिए क्योंकि होमो है, सेम ही तरीके की पाई जाती है। अब दो ऑप्शंस आपके बचे, एन एसिटिल ग्लूकोजामीन या फिर एन एसिटिल म्यूरेमिक एसिड। करेक्ट ऑप्शन जाएगा सेकंड, एन-एसिटिल ग्लूकोजामीन। ये मोनोसेक्राइड और डाइसेक्राइड यूनिट ये प्रेजेंट होती है आपके काइटिन के अंदर। ठीक है, स्ट्रक्चरल पॉलीसेक्राइड है, फंगस की सेल वॉल का प्राइमरी कंपोनेंट जो होता है दैट इज काइटिन। चलो अगला सवाल, which polysaccharide forms a gel-like structure in the extracellular matrix of animals? हमारी बॉडी में जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्स्ट्रा सेल्यूलर? मान लीजिए कि ये मेरे पास 2 सेल हैं या 4 सेल हैं, ठीक है, ये पूरा टिश्यू है ना। अब ये जो बाहर वाला एरिया है ये पूरा, इसको हम क्या कहेंगे? एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स। दिस इज कॉल्ड एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स। अब आपसे सवाल में यह पूछा जा रहा है कि इसी एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स के अंदर कौन सा एक पॉलीसेक्राइड है जो कि जेल लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा? हाइलुरोनिक एसिड, सेल्यूलोज, काइटिन या फिर डेक्स्ट्रल। देखो सेल्यूलोज ठीक है, मान लिया कि ये एक स्ट्रक्चरल है या काइटिन भी एक स्ट्रक्चरल है, लेकिन जेल लाइक स्ट्रक्चर नहीं बनाते हैं। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, दैट विल बी हाइलुरोनिक एसिड, जो कि एक क्या होता है? ये एक हेट्रोपॉलीसेक्राइड है, हेट्रोपॉलीसेक्राइड होता है और बहुत इंपॉर्टेंट भी होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी स्किन के लिए, त्वचा के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हाइलुरोनिक एसिड। ठीक है, चलो What is the basic structure of amylopectin? Amylopectin का basic structure क्या होगा? Linear chains of alpha 1,4 bonds with alpha 1,6
branches, linear chain of beta 1,4 bonds with beta 1,6 branches. linear chain तो होगी नहीं, ये भी नहीं है, ये भी, क्योंकि अमाइलोपेक्टिन एक ब्रांच्ड स्ट्रक्चर होता है, किसका कंपोनेंट है, स्टार्च का और ग्लाइकोजन का। ठीक है, ग्लूकोज की यूनिट्स जब आपस में मिलती हैं तो वो दो स्ट्रक्चर बनाती है, अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन दोनों ही कंपोनेंट है आपके स्टार्च के, और अमाइलोपेक्टिन कंपोनेंट है ग्लाइकोजन का। अमाइलोज एक लीनियर स्ट्रक्चर होता है, अमाइलोपेक्टिन एक ब्रांच स्ट्रक्चर है। तो लीनियर वाले तो ऑब्वियसली कट ही जाएंगे। ए और बी में से सही ऑप्शन बताना है। देखो अल्फा और बीटा, बस इन्हीं दो बातों का फर्क है। करेक्ट ऑप्शन यहां हो जाएगा अल्फा 1। ठीक है, जो भी बॉन्ड्स बनेंगे वो अल्फा बनेंगे, चाहे अल्फा 1,4 हो और अल्फा 1,6। देखो क्या होगा, मानकर चलिए ये मेरे पास एक ग्लूकोज है, ये दूसरा ग्लूकोज है। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके के हिसाब से आप ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनाते हैं। ये जो बॉन्ड होगा ये अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनेगा। ठीक है, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कुछ इस तरीके से आपसे बने। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीसेकेराइड सर्व्स एज अ प्रीबायोटिक। इनमें से कौन सा पॉलीसेकेराइड ऐसा है जो कि प्रीबायोटिक की तरह काम करता है? काइटिन, इनोलिन, ग्लाइकोजन या फिर सेल्यूलोज। अब देखो ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज ये तो नहीं, काइटिन स्ट्रक्चरल बता दिया मैंने। करेक्ट ऑप्शन एक ही बचा आपके पास, दैट इज इनोलिन। ठीक है, तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा इनोलिन। और मेरे हिसाब से आप सभी को पता होगा इनोलिन एक पॉलीसेकेराइड होता है जो कि प्रीबायोटिक की तरह भी यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इन स्टार्च व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट रेशियो ऑफ अमाइलोज टू अमाइलोपेक्टिन। अब स्टार्च के अंदर दो ही कंपोनेंट होते हैं, अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन, लेकिन उनकी जो रेशियो है जो प्रेजेंट होती है उनके अंदर वो क्या है? 1:1, 1:3, 1:2 या फिर 3:1। अमाइलोज अगर देखा जाए कंपेरेटिवली तो कम प्रेजेंट होता है अमाइलोपेक्टिन में, तो ये तो वैसे ही कट जाएगा। ठीक है, लेकिन कितना कम प्रेजेंट होता है, इक्वल रेशियो नहीं होगी, ये भी कट जाएगा। 1:3 या 1:4, 1:2, सही ऑप्शन जाएगा 1:3। अमाइलोज का अमाउंट काफी कम होता है अमाइलोपेक्टिन के हिसाब से। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा। अमाइलोज कैसा स्ट्रक्चर है, एक लीनियर स्ट्रक्चर होता है। अमाइलोपेक्टिन एक ब्रांच्ड स्ट्रक्चर है जिसके बारे में ऑलरेडी हम बातें कर चुके हैं, और दोनों की जो मोनोसेकेराइड यूनिट है दैट विल बी ग्लूकोज। ठीक है, जिनसे मिलकर पूरा आपका जो स्टार्च है वो तैयार होता है। What is the role of glycogen phosphorylase? अब ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज का फंक्शन क्या होता है? ठीक है, ये जो सवाल है बेसिकली हमने सिर्फ और सिर्फ क्लासिफिकेशन से किए हैं। ठीक है, तो क्वालिटेटिव टेस्ट के या फिर किसी भी मेटाबॉलिज्म के क्वेश्चंस हम लोग अलग से डिस्कस करेंगे, तो उसकी टेंशन मत लीजिएगा। सवाल है कि ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज का फंक्शन क्या होता है? Hydrolyzes glycogen to release free glucose, releases glucose 1-phosphate from glycogen, synthesizes glycogen from glucose या फिर hydrolyzes alpha 1,6 branches in glycogen। देखो ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज का फंक्शन ग्लाइकोजन के अंदर ही होगा, ये बात बिल्कुल सही है ना। अब काम क्या होगा इसका, एक्चुअल फंक्शन क्या है? तो इसका काम होता है ग्लूकोज 1-phosphate को रिलीज कर देना ग्लाइकोजन से। ठीक है, समझ लो, ग्लाइकोजन से जब आप ग्लूकोज बना रहे होंगे इन द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोजेनोलाइसिस, उसके अंदर ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज का यूज किया जाता है। ठीक है, जब आप सेकेंड लास्ट स्टेप के अंदर ग्लाइकोजन से क्या बना रहे होंगे, ग्लूकोज 1-phosphate बना रहे होंगे। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन यहां हो जाएगा आपका सेकेंड। Next question, which polysaccharide is a component of dietary fiber and binds bile acid in the digestive tract? सवाल है कि इनमें से कौन सा एक ऐसा पॉलीसेक्राइड है जो कि डाइटरी फाइबर का एक मेजर कंपोनेंट भी है एंड इसी के साथ ही साथ बाइल एसिड से बाइंड भी करता है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर। बाइल जूस का एक मेन कंपोनेंट है बाइल एसिड, जिसके साथ वो बाइंड करके उसके काम में करवाने में उसमें हेल्प करेगा। सेल्यूलोज, पेक्टिन, हेमी सेल्यूलोज या फिर डेक्स्ट्रिन। देखो ठीक है, सेल्यूलोज एंड आपका जो हेमी सेल्यूलोज है
वो दोनों ही आपके डाइटरी फाइबर के कंपोनेंट है, लेकिन बाइल एसिड से उनका कोई लेना देना नहीं है। तो ये भी आंसर नहीं होगा, ये भी डेक्स्ट्रन तो है ही नहीं आपकी लाइन में। करेक्ट ऑप्शन जाएगा पैक्टिन। ठीक है, जो कि बाइल एसिड के साथ बाइंड करके उसको काम करने में हेल्प करता है, एंड इसी के साथ ही साथ जो डाइटरी फाइबर है उसमें भी जो मेन कंपोनेंट है वो होता है। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, हाउ डज अमाइलोज डिफर फ्रॉम अमाइलोपेक्टिन इन स्ट्रक्चर? तो ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूं, अमाइलोज इज ब्रांच्ड, गलत है। ठीक है, तो ये सही होना चाहिए, बाकी और पढ़ लेते हैं। अमाइलोपेक्टिन हैज बीटा लिंकेजेस व्हाइल अमाइलोज हैज अल्फा लिंकेजेस। अमाइलोपेक्टिन कंटेन्स फ्रक्टोज, गलत। तो बी और सी में से एक ऑप्शन सही होगा, करेक्ट ऑप्शन सेकंड ही हो जाएगा ऑब्वियसली। अमाइलोज के अंदर सिर्फ और सिर्फ अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होगा, लेकिन अमाइलोपेक्टिन के अंदर दोनों ही होते हैं, अल्फा 1,4 भी एंड अल्फा 1,6 भी। ठीक है, तो क्यों क्यों होता है? क्योंकि भैया ये ब्रांच्ड है ना, ये तो होगा लीनियर चेन वाला। अब ब्रांचेस भी तो बनवानी है, तो उनके अंदर 1,6 लिंकेज पाया जाता है। चलो, लास्ट क्वेश्चन, which of the following polysaccharide serves as a storage form in fungi? अब जो आपकी फंजाई होती हैं उनके अंदर स्टोरेज फॉर्म कौन होता है पॉलीसेक्राइड के अंदर? स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज या फिर इनोलिन? जो हमारे अंदर होता है वही उनके अंदर होता है। हमारी बॉडी में स्टोर्ड फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज ग्लाइकोजन, सेम एज उनके अंदर भी यही है। ठीक है, तो सही ऑप्शन जाएगा आपका ग्लाइकोजन। एंड इसी के साथ ही साथ इस क्लास के जो बेस्ट 25 एमसीक्यूज क्वेश्चन है आपके कार्बोहाइड्रेट के क्लासिफिकेशन के, चाहे वो मोनोसेक्राइड के हो, डाइसेक्राइड के हो या फिर पॉलीसेक्राइड के हो, हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर मिलते हैं इसी तरीके से जो आपके नए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद फार्मेसी इंडिया। थैंक यू।